टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर इंटररिलेटेड। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जुड़ा, जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम जुड़ा होता है आपस में, एफ इजिकल टू एम ए होता है ना। और एफ इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो वेलकम बैक। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द टॉर्क। टॉर्क का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। जैसे आपके पास एक नट बोल्ट है और उस नट बोल्ट को आपको ओपन करना है, तो फिर क्या करना पड़ता है, आप एक रेंच से उसको उस पर फोर्स लगाते हो। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि नट बोल्ट है और उसके चारों तरफ आपने एक रेंच को अप्लाई किया, अब उसके बाद आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो ये आपका फोर्स हो गया। एक्चुअल में ये नट बोल्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई। तो ये जो आप इस, अब नट बोल्ट को अगर हम एक्सिस मान लें, तो इस एक्सिस के अबाउट आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों से मिला करके हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। तो नट बोल्ट को ओपन करना या हैंड पंप को चलाना या डोर को, जो डोर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि हैंडल लगता है डोर के दूसरी साइड में ताकि आसानी से खुल जाए, तो ये सब टॉर्क के एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज ऑफ रेंच टू ओपन नट इज एक्चुअली द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। तो हम रोजमर्रा के जीवन में अगर हम कहें टॉर्क को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे आप दरवाजा खोल रहे हो या आप नट को रिंच से ओपन कर रहे हो, खोल रहे हो, उसको वो एक एग्जाम्पल है टॉर्क का। तो अगर हम एक इस चीज़ को अगर फॉर्मुलेट करना चाहें, शब्दों में बांटना चाहें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स to cause a change in a body's rotation is called the torque। मतलब फोर्स लगा करके ये जो टेंडेंसी होती है ताकि वो बॉडी के रोटेशन में चेंज ले आए। नट बोल्ट है, अभी रोटेट नहीं हो रहा, आपने रिंच लगाया, फोर्स लगाया तो वो रोटेट होने लगा, तो उसकी जो रोटेशनल स्टेट है उसमें आप एक चेंज ले आते हो, और इसी चीज़ को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ वेरी मतलब कंसेप्चुअल तरह की डेफिनेशन है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज अ चेंज इन द बॉडीज रोटेशन। दिस इज related with the torque। So in rotational case the torque is equivalent to the force। जैसे अगर हम लीनियर के केस में बात करें, तो लीनियर केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने उस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे वो लीनियरली डिस्प्लेस हो गया, मतलब रुका हुआ था और वो अपनी जगह से आगे की तरफ मूव किया, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी, आपने टॉर्क अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एट सर्टेन डिस्टेंस, तो वो रोटेट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर रोटेशन का पर्सपेक्टिव है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू तो उसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स इज इक्वलेंट, टॉर्क इज इक्वलेंट टू द फोर्स। सो टॉर्क इज ऑलवेज, बट टॉर्क क्या होता है, इट इज ऑलवेज मेजर अबाउट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज रोटेशन में हम हमेशा एक पॉइंट जिससे होकर एक्सेस जा रही है उसका रेफरेंस लेते हैं। सो अगर हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क है वो भी चेंज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही बॉडी है, वही कुछ है, उसमें हमने पहले इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे थे। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसके अबाउट इस पर रोटेट करा रहे थे तो हमारा टॉर्क इसके अबाउट है। मान लीजिए कि हमने अपनी एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, हमारी एक्सिस इस नई जगह पर है, तो अब इसके अबाउट टॉर्क होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप चेंज करोगे तो आपका जो टॉर्क का वैल्यू है वो आपका चेंज होता रहेगा, वो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज ये हमारा हार्ट शेप का एक स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी है हार्ट शेप की, इसमें हमारे पास एक पॉइंट मान लो A1 है, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A2 है, ये 3 पॉइंट है। O जो पॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ से उसकी एक्सिस पास हो रही है। तो ये जो हार्ट शेप का स्ट्रक्चर है इसकी एक्सिस है पॉइंट O, वहाँ से हमारी एक्सिस उससे पास हो रही है। हमने एक फोर्स लगाया F1, तो F1 जो है वो किसी पॉइंट A1 पे अप्लाई हो रहा है। A1 जो है वो जो हमारा एक्सिस है उससे R1 डिस्टेंस पर है, R एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का नोटेशन बना है, तो 90 डिग्री पर आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप खुद इसको इमेजिन करके सोचो कि अगर आपके पास तरह बॉडी है और आप उसको एक एक्सिस यहाँ कील गड़ी हुई है, वो उसकी कील के बाद घूम सकता है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ से घूमोगे तो ये बॉडी जो है अपनी जगह से ऐसे शिफ्ट करेगी। तो आप जैसे फोर्स इस पर अप्लाई करोगे तो बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यू कैन इमेजिन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट, कि आपने फोर्स खींचा, फोर्स अपनी तरफ से धागा मान लो कि लगा, उसको खींचा, तो बॉडी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को घुमाएगी इस पॉइंट एक्सिस O के अबाउट। तो यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होता है, पॉजिटिव रोटेशन होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो F1 है इट कॉजेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर आपने जो फोर्स लगाया F1 और जो डिस्टेंस है R1, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे तो दैट इज कॉल्ड द रोटेट टॉर्क, और ये पॉजिटिव टॉर्क होगा, पॉजिटिव
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इट्स पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इट्स नेगेटिव। यही चीज़ हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ देखेंगे, अगर हम इस दूसरे फोर्स F2 की बात करें और यहाँ से हम इसको पुल करें तो जो पूरी बॉडी होगी वो इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव रोटेशन लेते हैं, तो हमारे लिए टॉर्क जो होगा वो -F2R2 हो जाएगा। आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ द नेगेटिव टॉर्क एंड पॉजिटिव टॉर्क। तो अब क्या हुआ, अच्छा अगर ये जो फोर्स F3 है इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर देखो ये जो फोर्स आप F3 लगा रहे हो ये एक्सिस पे ही धागा बांध के लगा रहे हो। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है ये एक्सिस से होकर जा रही है, उसी सीध में है, और बाकी फोर्सेस में लाइन ऑफ एक्शन जो था वो उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 और लाइन ऑफ एक्शन जो था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 था। तो चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन तो वही है जो एक्सिस से होकर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो F3 फोर्स है ये किसी तरह का टॉर्क नहीं लगाएगा, तो हम कहेंगे कि τ3 यानी फोर्स F3 की वजह से जो टॉर्क लगना चाहिए दैट विल बी 0। आपने कहा ओके प्रैक्टिकली ऐसा तो हम सोच सकते हैं, बट क्या इसको किसी तरह से मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि जो R है ये अगर एक्सिस से होकर के जाएगा डिस्टेंस तो टॉर्क 0 होगा, अगर R 90 डिग्री पर है या किसी दूसरी वैल्यू पर है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। बिल्कुल इसकी एक वैल्यू है और इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से दिखा सकते हैं, बिकॉज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड बाय रिलेशन टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट है, R भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट F भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो R और F का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज द टॉर्क। अब सवाल यह है कि पहले R रखा है फिर F रखा है, क्या इसको हम F क्रॉस R कर देंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे तो आंसर माइनस आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि A क्रॉस B, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है A क्रॉस B, इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये कम्यूट नहीं कर सकते कि आपने A को B को पलट दिया, अगर ऐसा करोगे भी तो आपको यहां पर एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A माइनस B क्रॉस A। तो अब सवाल यहां पर है कि मतलब ये बहुत ही जरूरी बात है कि पहले R आएगा फिर F आएगा, बिल्कुल जरूरी बात है। अब इसको हम कंसेप्चुलाइज कैसे करेंगे, तो कंसेप्चुलाइज करने का तरीका ये है, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से R डिस्टेंस है और यहां आप फोर्स लगा रहे हो F। तो अब आप क्या करोगे, अपने हाथ को रखोगे, आपका अंगूठा इस तरफ जाए और आपके हाथ की जो उंगलियां हैं वो इस तरह से घूम रही हो, इस तरह से उंगलियां घूम रही हो, और जब उंगलियां घूमेंगी तो पहले R आना चाहिए और फिर आपका F आना चाहिए। तो आप कहोगे नहीं सर यहां उंगलियां घुमाएंगे तो पहले F आएगा, तो हम कहेंगे देखो ऐसा है जैसे हमने R को एक्सिस से जोड़ रखा है, जरा F को एक्सिस से जोड़ो। तो F को एक्सिस से जोड़ने का मतलब क्या है कि आप F को यहां मान लो, जो पैरेलल शिफ्ट कर दो इस तरफ। तो अगर आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे बच्चों, इसको जरा ध्यान समझिएगा इस R क्रॉस F की वैल्यू को, तो अगर आपने पास पहले ये आपका F इस तरह से था और ये हमारा पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन था, आपने अगर F को शिफ्ट कर दिया तो इसको आप शिफ्ट कर दोगे तो ये इस पॉइंट पर ऐसे हो जाएगा F। तो ऐसी स्थिति में ये R हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और जैसे आप उंगलियां घुमाओगे तो पहले R मिलेगा फिर F मिलेगा और बस ठीक अंगूठा आपका टाउ की तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F को, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F को अपने कंसेप्ट में ले आ सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F है। अब यहां पर एक चीज और देखें, जब भी आप R क्रॉस F की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक एंगल का भी अपने साथ लेकर के आती है वैल्यू। तो यहां हो जाएगा RF sin phi। नाउ व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल बिटवीन R एंड F। R और F के बीच का ये एंगल है। तो इसका मतलब है कि जैसे यहां पर देखो, अगर ये एंगल हम देखें यहां पर इस जगह पर ये जो वैल्यू है, तो ये जो एंगल है दैट इज द फाई, ये एंगल आपका फाई है। तो अगर आप इस फार्मूले में देखो, इस डायग्राम में जो टाउ जो नारंगी रंग का एंगल बना है ये फाई है। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये आपका F था और ये एक्सिस थी और आपने क्या किया, F को शिफ्ट कर दिया, F को आपने एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया, इस चीज को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये R है, ये F है और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज द फाई। तो R F sin फाई, और E कैप क्या है, E कैप ये अंगूठे की डायरेक्शन है जो कि इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कहां से हम टाउ को R क्रॉस F कर रहे हैं। ये डायग्राम देखिए, यही डायग्राम इस चीज को शो कर रहा है। अगर आपके पास ये जेड एक्सिस है और आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ R है और वाई एक्सिस की तरफ F है, तो आप क्या करिए, F को जहां लग रहा है वहां से शिफ्ट कर दीजिए इस एक्सिस वाली पोजीशन पर। तो आपने वही शिफ्ट किया, ये R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये F है और इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, R F साइन फाई, और ये जो डायरेक्शन है ये ई कैप मान लो, इस डायरेक्शन को जेड वाले को, तो इसको हमने ई कैप कह दिया। तो इस तरह से टाउ की वैल्यू आपके सामने आ जाती है, टाउ इज इक्वल टू R F साइन फाई। अब मैं एक बहुत ही फेमस डायग्राम, अगर आप
इन सब किताबों को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो एनसीईआरटी में भी इस तरह का डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का डायग्राम है। आप अगर रेस्निक एंड हॉलिडे की बुक को यूज करो तो वहाँ भी डायग्राम है। आप अगर एस.सी. वर्मा जी की बुक को यूज करो तो वहाँ भी डायग्राम है। तो इट्स अ वेरी फेमस डायग्राम रोटेशनल डायनेमिक्स में, और वो फेमस डायग्राम कुछ इस तरह से बना है। कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजिंग हो जाता है ये डायग्राम की डायग्राम कह क्या रहा है। तो डायग्राम सिंपल वही चीज़ जो पीछे डिस्कस की उसी को बता रहा है। इस डायग्राम में हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, और इस पे आप किसी पॉइंट पी पर जो दिख रहा है इस पे एक फोर्स लगा रहे हो एफ। फोर्स का एंगल कोई फाई है, कोई एंगल फाई है जो आर के साथ बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, एफ को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया, एक हो जाएगा एफ साइन फाई, एक हो जाएगा एफ कॉस फाई। एफ कॉस फाई जो होगा वो आर की डायरेक्शन में बनने वाला एक फोर्स का कंपोनेंट है, लेकिन जो एफ साइन फाई है वो उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट है। एफ साइन फाई जो है वो आर के साथ परपेंडिकुलर है, और एफ कॉस फाई है वो आर के अलॉन्ग है। हमें मालूम है कि एफ कॉस फाई जो आर के अलॉन्ग होता है, जो फोर्स एक्सिस से होकर के जा रहा है जिसकी एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, वो किसी तरह का टॉर्क उत्पन्न नहीं करता है। तो यहां पर टॉर्क कौन उत्पन्न करेगा, एफ साइन फाई, और डिस्टेंस क्या ले लोगे, आर। तो ये पहला डायग्राम देखो, इस पहले डायग्राम में सॉरी दूसरा डायग्राम देखो, दूसरे डायग्राम में आपने क्या देखा है, आपने फोर्स का कंपोनेंट ले लिया एफ साइन फाई, तो ये आपके पास एफ साइन फाई है, और एफ साइन फाई, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट इसको हम नहीं ले रहे क्योंकि कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा। तो आपका सिंपल फार्मूला हो जाएगा टाउ बराबर एफ साइन फाई, दिस इज सेकेंड फार्मूला। इसे यहां देखो, टाउ इज इक्वल टू एफ साइन फाई मल्टीप्लाई बाई आर, तो टाउ बराबर एफ आर साइन फाई आ गया। एक तो ये तरीका हो गया है। दूसरा है कि सर नहीं, हम फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, हम फोर्स को ब्रेक नहीं करना चाहते, तो मत करिए फोर्स को ब्रेक। अगर आप फोर्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो जरा देखें, यहां पर अगर एंगल फाई है तो इसके अपोजिट में यहां पर भी एंगल फाई होगा। ये एंगल 90 डिग्री लो, मतलब फोर्स को पीछे बढ़ाओ और फिर आर को यहां से ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस फाई। 90 माइनस अगर फाई हो जाएगा आपका, तो आपके पास आर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। आर का एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा जिसे आप लिखोगे आर कॉस 90 माइनस फाई, और आर का एक ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जो जाएगा एफ साइन 90 माइनस फाई। आपको मालूम है साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई होता है, और ये जो हिस्सा है वो है एफ कॉस 90 माइनस फाई, तो ये आपका साइन फाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया एंगल, आपके पास जो डिस्टेंस हो गया वो डिस्टेंस हो गया आर साइन फाई, और फोर्स आपने रिजॉल्व नहीं किया। तो फोर्स रिजॉल्व नहीं किया तो आप सिंपली फोर्स को आर साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट एफ आर साइन फाई जो पहले भी था। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास दो चीजों की जरूरत है, एक फोर्स की एक डिस्टेंस की, तो जब आप अपना टॉर्क निकाल रहे हो तो आपके पास ये चॉइस है कि आप दोनों में से किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो। आपने फोर्स को रिजॉल्व किया तो फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जैसे एफ साइन फाई आ जाएगा आपके पास जो कि आर के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। परपेंडिकुलर का यहां पर एक केस लेना है। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप फोर्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, आप आर को रिजॉल्व कर दो। तो आर का एक कंपोनेंट होगा जो फोर्स के साथ 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा, आप उस कंपोनेंट को ले लो। जैसे वो कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, आर साइन फाई, और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर फोर्स को रिजॉल्व करते हो तो फोर्स का एफ साइन फाई आपको सिर्फ आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आर को रिजॉल्व करते हो तो आर का जो साइन फाई है उसको आपको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ही हालात में आपके पास जो फॉर्मूला है वो सेम निकल के आएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला जो है वो हमेशा सेम निकल के आएगा। तो यहां पर हमारे पास देखते हैं कि दो सिचुएशन है। अब दो सिचुएशन ऐसी होती है जब टॉर्क जीरो होता है, मतलब एफ भी है आर भी है लेकिन फिर भी टाउ जीरो है, और जबकि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो अभी क्या सवाल है कि भाई एफ भी है आर भी है तब भी टाउ नहीं है, कब कब हो सकता है, दो केस एक है। ऐसा ये है कि अगर आर जीरो है, आर जीरो होने का मतलब है कि हम जहां एक्सिस है उसी एक्सिस पर ही फोर्स लगा रहे हैं, आर है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी टॉर्क नहीं होगा। वो फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेस करा सकता है, बॉडी को रोटेट नहीं कराएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आर जीरो होने की वजह से आपका फोर्स जो है टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। दूसरा ये है कि एफ जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन के अलॉन्ग काम कर रहा है जो कि उसी जिसके लिए फाई की वैल्यू जीरो है, मतलब जो दिशा आर की है वही दिशा फोर्स की भी है, और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में जो कि साइन फाई जीरो हो जाएगा, सो इसकी वजह से भी आपका टाउ जीरो हो जाएगा। तो टाउ जीरो दो स्थितियों में होगा, अगर आपके द्वारा लगने वाला फोर्स जो है वो सीधे एक्सिस पे काम कर रहा है और आर है ही नहीं, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। दूसरा है कि एफ से थोड़ी दूर, मतलब जहां एक्सिस है उससे थोड़ी दूर पर फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है।
तो अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है तो टॉर्क नहीं, घुमाएगा नहीं, घुमाने का जो पर्पज है वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, दो सिचुएशन जो होती हैं हमारे पास, जब टॉर्क, किन किन स्थितियों में टॉर्क और फोर्स आपस में नॉन जीरो होने के, फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होने के बावजूद भी टॉर्क आपका जो है जीरो होता है। तो जो शुरू हमने कहा कि भाई टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, लीनियर में जो फोर्स का काम है रोटेशन में टॉर्क काम है। तो एक सिचुएशन ऐसी आ रही जो मैं बात कर रहा हूं कि फोर्स नॉन जीरो होने के बावजूद भी टॉर्क आपका जीरो हो सकता है। तो भले ही दोनों इक्विवेलेंस हैं लीनियर में और रोटेशन में, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन ऐसी है जहां एफ तो है, यानी कि लीनियर काउंटर पार्ट तो है पर रोटेशनल काउंटर पार्ट नहीं है, बिकॉज ये जो लिमिटेशन है कि आर उसका या तो जीरो है या आर का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से होकर जा रहा है वही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टॉर्क एंड हाउ द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर इंटर रिलेटेड। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जुड़ा, जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम जुड़ा होता है आपस में, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, और एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो इसी तरह से अगर फोर्स का काउंटर रोटेशन में काउंटर पार्ट टॉर्क है तो लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आखिर ये कैसे होता है, कैसे, जैसे जैसे हमने कहा, हमने एक रिलेशन देखा है न्यूटन लॉ में कि न्यूटन सेकंड लॉ इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। सो ये जो लीनियर मोमेंटम की तरह से एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का आपस में ये जो विवाह है कैसे हुआ, क्या रिलेशन है? एक्चुअल में ये रिलेशन होता है कि टाउ मतलब टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू रोटेशन लीनियर एक्सेलरेशन अबाउट जेड एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक रिलेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाउ और अल्फा और आई के बीच में, जो अल्टीमेटली हमको ले जाएगा कि हाउ द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड। तो वो रिलेशन इसी रिलेशन के रास्ते से हम ये देखेंगे कि कैसे टॉर्क, जो हमारा टॉर्क है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे एक दूसरे से लिंक हुए, कैसे एक दूसरे से उनका विवाह हुआ, कैसे एक दूसरे से जुड़े, एक संबंध में जुड़ गए। और एक बहुत ही यूजफुल रिलेशन हमारे पास है जिसको हम रोटेशनल डायनेमिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ के इक्विवेलेंट जैसे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम देखेंगे जैसे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे हम देखेंगे टॉर्क भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। सो दैट विल बी वेरी नाइस डिस्कशन। सो उसको आप जरूर देखिएगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।